भारत ने गरीबी से लड़ने के लिए अतुलनीय कार्य किया है। में रहेंगे, ऐसे में भुखमरी की समस्या पर कैसे काबू पाया जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न अब भी बना हुआ है। कृषि प्रधान देश भारत में लोग भूख के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे पास किसी भी विकासशील देश से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन कृषि के साधन और कृषि करने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक और युवाओं का कृषि से मोहभंग होकर किसी आसान तरीके से पैसा कमाने की ओर रुझान होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। यदि कृषि उत्पादन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखना है, तो ये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करके कृषि में समग्र बदलाव किए जाएं। आज विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर हम सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, विशेष रूप से अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके अथक प्रयास को सभी लोग महत्व देंगे, और क्योंकि उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों से ही हम लोग अपने पेट को पाल पाते हैं या अपनी भूख की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पर समय के साथ हमको ये ध्यान देना होगा कि जो विभिन्न तरह की आवश्यकताएं हैं, अब ना तो कि केवल जो है फूड सिक्योरिटी नहीं, अब समय आ गया है कि जो कुपोषण है उसके चलते न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी की तरफ हम ध्यान दें। और न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएं। डाइवर्सिफिकेशन में केवल धान गेहूं नहीं, जो कि इंडो गंजेटिक प्लेन में ज़्यादातर धान गेहूं ही रहता है, उसके अलावा पल्सेज, ऑयल सीड और दूसरी जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिसमें जैसे गन्ना है, तो इन सभी चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमारी सब्जियां हैं, सब्जी, ये सारी चीज़, तभी न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी हमारी तभी इंश्योर हो सकती है। और विशेष रूप से इस झारखंड प्रदेश में जहाँ पर कि अपार संभावनाएं हैं सब्जी की, फलों की, और जब सभी मिलकर के हम जब संपूर्ण एग्रीकल्चर की तरफ जब ध्यान देंगे, तभी हमारी न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाएंगे। और हम जो तमाम तरह की हमारी खाद्य समस्याएं हैं, जब देखिएगा स्पेशली झारखंड है, उड़ीसा है, और जो हमारे जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, इन सब जगहों में कुपोषण की बड़ी ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। अभी भी उसको हमको बहुत कुछ पूरा करने की आवश्यकता है, और ये तभी हम पूरा कर पाएंगे जब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे। अपने जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो झारखंड में बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले उगाई जाती थी, लेकिन समय के साथ हम लोग उनको थोड़ा सा दूर किए हैं। जैसे मड़ुआ है, या इवन सब्जियों में तरह तरह की चीज़ें हैं, मड़ुआ, रामदाना, या पोटेंशियल, जिसको हम पोटेंशियल क्रॉप आजकल कह रहे हैं, जिसकी झारखंड में बहुत स्कोप है। उन सबको अगर हम लोग खेती करें तो उससे क्या है, इवन हमारा जो है वाइल्ड राइस है, इसमें भी तमाम जो कि हम लोग व्रत में खाते हैं, जब फास्ट रहते हैं, उपवास रहते हैं, तब खाते हैं, ये सब करें। और उस सबको करने से आज तक कल देखते हैं कि इसकी उपलब्धता ही ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो इसको, इन सभी फसलों को करें। और मैं इस अवसर पर विशेष रूप से न्यूज़ 18 का अन्नदाता कार्यक्रम निरंतर इसके लिए अपना प्रयास करते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे हम लोग इस दिशा में खूब जागरूक होकर के और किसानों की आय बढ़ाएं। किसानों को आधुनिक खेती के गुण सिखाए जाएं, फसलों में सिंचाई जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी को तो सभी जानते हैं, लेकिन ब्रोकली का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है।
इसकी मांग बड़े शहरों, होटलों, रेस्टोरेंट में अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी भी मिल जाती है। जो किसान इस लाभ को देखते हुए ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी पौधे तैयारी से लेकर खेती करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी से। आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती की जानकारी लेकर। किसान भाइयों, बाज़ार में आप लोग देखते हैं, अच्छा ब्रोकली तो अब कोई नया नहीं है। जब शुरुआती दिनों में ब्रोकली की खेती की जा रही थी तो लोग कहते थे ये हरा रंग की फूलगोभी है क्या? हाँ, तो ये हरा रंग की ही फूलगोभी है, लेकिन ये ब्रोकली है और ये फूलगोभी की ही फैमिली का ये एक सदस्य है और ये हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व और कुछ औषधीय गुण कुछ अलग होते हैं। खासकर इसमें वैसे तो हम देखें तो जितने भी फूलगोभी हो, बंदा गोभी हो या दूसरे जो भी इस ग्रुप के हैं, उसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, औषधीय गुण मौजूद होता है। लेकिन ब्रोकली में दूसरे कोल क्रॉप जो फूलगोभी की जाति के हैं उसे हम कोल क्रॉप कहते हैं। तो कोल क्रॉप के जितने भी सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर से लड़ने की क्षमता अगर किसी में होती है तो ब्रोकली में होती है, इसलिए ब्रोकली का बहुत डिमांड है। ब्रोकली की खेती से आज किसान अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की उपज लेने के लिए इसकी खेती पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले इसे सही समय पर लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देर से रोपाई करने पर फूल का सही साइज नहीं आता है, जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसको हम आगात या पिछात नहीं कर सकते। इसकी खेती हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य सीज़न में ही कर सकते हैं। इसकी बुआई का समय आमतौर पर नर्सरी में 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक आप रख सकते हैं, यानी 15 सितंबर से पूरे अक्टूबर नर्सरी की बुआई करेंगे। जब 20-25 दिन का बिचड़ा हो जाएगा तब मुख्य खेत में इसकी रोपाई करेंगे। इसकी खेती की सारी विधि वैसे ही है जैसे बंदा गोभी और फूलगोभी का है। इस फसल को बिहार, झारखंड के किसान अब उगाने लगे हैं। यहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है। बस जरूरत है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। इसलिए अच्छी उपज के लिए मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी, जिसमें कार्बनिक तत्व अच्छे हों, साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था तो हो ही, सिंचाई का भी साधन मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ कंपोस्ट की जो आवश्यकता होगी वो आपको इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आवश्यकता होगी और नाइट्रोजन आपको 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर देना होगा और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ेगी। पोटास और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई से पहले डाल दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले और आधी मात्रा को 2 खुराक में ट्रांसप्लांटिंग के 15-15 दिनों के अंतराल पे आप डाल सकते हैं, तब आपका फसल बहुत अच्छा होगा। किसी भी फसल के उत्पादन में अच्छी किस्मों का अहम योगदान रहता है। ब्रोकली की कई अच्छी किस्में आज वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है, जिसमें से आप कोई भी किस्म ले सकते हैं। साथ ही रोपाई की दूरी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कई बार यह देखा गया है कि फसल घनी होने से किसानों को उपज कम मिलती है। बीज की आवश्यकता होगी तो अलग अलग वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। आम तौर पर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर के लिए। 500 मैक्सिमम 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। कुछ प्रभेद, कुछ हाइब्रिड्स हैं जिसका 300 ग्राम भी सफिशिएंट होता है उसकी खेती के लिए। साथ ही साथ इसके उन्नत प्रभेद कौन से हैं इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने निकाला है पालम समृद्धि। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सब इलाकों में बहुत अच्छा होता है, पूरे देश में अच्छा होता है। तो पालम समृद्धि का आप चयन कर सकते हैं। क्रूजर नाम का वेराइटी है, पूसा KTS 1 करके वेराइटी है, कॉर्वेट है, ग्रीन माउंटेन है, एवरेस्ट वेराइटी है, माराथन, एक्सप्रेस कोरोना, अभी कोरोना बीमारी चला है, नाम भी याद आसानी होगी, एक्सप्रेस कोरोना है, डेस्टिनी है, ईस्टर्न मैजिक है, ग्रीन मैजिक है, रोमानेस्को है, सन किंग है, पर्पल स्प्राउटिंग करके एक वेराइटी है जो ज़्यादा ग्रीन नहीं पर्पल रंग का होता है, तो पर्पल स्प्राउटिंग भी आप कर सकते हैं।
ये पर्पल कलर का ब्रोकली है, इसमें पर्पल कलर का एंथोसाइनिन मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है। वैसे दूसरे ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, आयरन बहुत ज़्यादा है और दूसरे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ब्रोकली के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पर्पल कलर का भी ब्रोकली का डिमांड बाज़ार में है, तो आप पर्पल स्प्राउटिंग का भी चयन कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। बस ये आपको ध्यान देना है कि बीज को उपचारित करके लगाएं। एक चुटकी आप बेबिस्टिन का पाउडर लेके आप इसको उपचारित करके इसको आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं नर्सरी में, फिर आप लगाएंगे। बिचड़ा उगा के 20 दिन के बिचड़ा को ट्रांसप्लांटिंग करनी है, यानी कतार से कतार की दूरी अब 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, हम समझते हैं आपको मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है ब्रोकली की खेती के लिए। आइंदा और कुछ समस्या होगी तो फिर मैं नई जानकारी लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव अमराहा जिला पटना से अनुराग चौबे ने। आप बतख पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अनुराग जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पूरे कुक्कुट पालन का 5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख एक काफ़ी अच्छी आय का स्रोत हो सकती है जब आप पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से बत्तख पालन करेंगे। बत्तख के बारे में जो एक ख़ास विशेषता ये है कि वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। अपना बहुत सारा भोजन वो तालाबों से के स्रोतों से और अन्य स्रोतों से ले लेती हैं और जहाँ भी नेचुरल रिजर्वायर हो वहाँ पर बत्तख पालन और भी अधिक कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बत्तख के अंडों के बारे में है कि बत्तख का अंडा लगभग जो है 10 से 15 ग्राम मुर्गी की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तख पालन में जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। जब बत्तख लगभग 16 से 18 सप्ताह के आसपास की हो जाती है तब वो अंडा देना शुरू करती है। बतख पालन करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ बतख अंडे के उत्पादन के लिए बेहतर होती हैं और कुछ मांस उत्पादन की दृष्टि से बेहतर होती हैं। कुछ बतख की नस्लें ऐसी भी हैं जिससे आप मांस और अंडा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बतख पालन शुरू करने से पहले आपको उनकी नस्लों के बारे में उचित जानकारी होनी आवश्यक है। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में या जो लोग अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, ये कम मेंटेनेंस में ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जहाँ पर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए। इनका प्रबंधन भी आसान होता है। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं। आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप बत्तख पालन शुरू करते हैं तो चूज़ों की देखभाल,
आप ये गौर करेंगे कि जब आप बत्तख पालन करें तो शुरू में बच्चों को 24 घंटे के आसपास आप मुर्गियों के साथ ब्रूड करने दें। सब हम लोग जानते हैं कि तापमान का बहुत महत्व है। जब गर्मियों के दिनों में तो वैसी जगह बच्चों को रखें जहां खुली हवादार जगह हो, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन जब ठंडों के मौसम में इसकी थोड़ी हम लोगों को देखभाल तापमान की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हो जाता है और किसी भी तरीके से हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पहले 1-2 दिन रखना चाहिए और हर दिन कुछ तापमान घटाने देना चाहिए। बतखों के चूजों को लगभग 25% प्रोटीन युक्त आहार देना आवश्यक होता है और जब यह बतखें अंडे देने की स्थिति में हो जाए तो इनको प्रोटीन वाला आहार घटाकर 17% कर देना चाहिए। हालांकि आप इन्हें किसी नजदीकी तालाब या नालों में ले जाकर चरा सकते हैं ताकि वह प्राकृतिक रूप से जलीय जीव जैसे घोंघे आदि का सेवन कर अपनी खुराक पूरी कर सके। वैसे हर बतख को 100 से 150 ग्राम दाना देना आवश्यक होता है। तो आप जब बत्तख के बच्चों चूज़ों का देखभाल करें तो कोशिश करें कि जाली के ऊपर बत्तख के चूज़ों को रखें। जहाँ तक बीमारियों की बात आती है तो बत्तख में बहुत कम बीमारियाँ होती हैं। डक हेपेटाइटिस है, डक कोलरा है, अफ्लाटॉक्सिकोसिस का केसेस आता है। लेकिन ख़ास करके डक हेपेटाइटिस का जो आप टीका है उसको आप लगवा दें। आपको बता दें कि बत्तख पालन जब आप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातें और आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि 10 में 2 नर हो, ये रेशियो आप मेंटेन रखें। ज़्यादा नर की संख्या हो तो तुरंत आप उसको हटा दें। आप एक चीज़ जान लें कि एक बत्तख के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता होती है घर में, वो लगभग 3 से 4 स्क्वायर फीट की ज़मीन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से आप हवादार घर, ऊंची जगह पर आपको कितनी बत्तख पालना है उसके हिसाब से आप उन बत्तखों का चयन कर सकते हैं। बतख के साथ मछली पालन करने से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। मछली सह बतख पालन एक ही तालाब में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। बात करें इसके लाभों की तो वे इस प्रकार से है। मछली सह बतख पालन से तालाब में अतिरिक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मछलियों को कृत्रिम आहार कम देना पड़ता है। तालाब में बतख के तैरते रहने से वायुमंडल की ऑक्सीजन निरंतर पानी में घुलती है। बतखें जलीय वनस्पति पर नियंत्रण रखती हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।